एक थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, राइट। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशन से, कुछ नॉमेनक्लेचर से जो हमें चाहिए, ठीक है। एज्यूमिंग कि वी नो व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज टेम्परेचर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम से, ठीक है। सिस्टम बेसिकली वो एरिया है, वो रीजन है यूनिवर्स का जहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड, राइट। एंड a system can be contents of an open beaker containing reagents, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl मिला दिया एक बीकर में, electrolyte solution within an electrochemical cell, or the contents of a cylinder and movable piston assembly in an engine। ठीक है भाई, ऐसे होता है इंजन, इससे बाइक वगैरह सब चलते हैं। तो दिस कैन बी आर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे हम अपना अटेंशन फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ के हम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रेशर में वहां पे क्या चेंज है, वॉल्यूम में वहां पे क्या चेंज है, टेम्परेचर में वहां पे क्या चेंज है, ठीक है। ये हम हर जगह के लिए नहीं देखेंगे, ये हम देख रहे हैं सिर्फ स्पेसिफिक जगह के लिए, राइट। एंड वी आर गोइंग टू कॉल दैट थिंग आवर सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में जो भी चीज बच गई हम उसे बोलते हैं सराउंडिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशंस में आता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। और ये सब कुछ हम एनर्जी के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास दो चीजें हैं, जैसे आइंस्टीन ने इक्वल टू एमसी स्क्वायर दिया था, तो इक्वल टू एमसी स्क्वायर में लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी है और एक तरफ मास है। मास मतलब मैटर है, राइट। सो एसेंशियली उसने कहा, कह दिया कि या तो एक चीज एनर्जी है या एक चीज मैटर है, ठीक है। सो दीज आर द टू थिंग्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में भी हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी और मैटर के विद रिस्पेक्ट टू हम सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं। पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में मैटर भी एक्सचेंज कर सकते हो और एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे एक खुला हुआ बीकर है, ठीक है, या वाटर इवेपोरेटर है, ठीक है। हम वाटर पे फोकस कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, वो एनर्जी भी हीट करता जा रहा है, तो एनर्जी भी लूज करता जा रहा है सराउंडिंग्स में, और मैटर भी लूज करता जा रहा है, राइट। सिमिलरली हमारे पास हो गया ओपन सिस्टम के बाद क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जैसा कि नाम से पता चल रहा है वो बंद है, ठीक है। और अगर क्लोज सिस्टम बंद है तो इसका मतलब है कि इट कैन नॉट एक्सचेंज मैटर, राइट। ये मैटर एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, राइट। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसमें इसका क्या एग्जांपल ले सकते हैं, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि यूजुअली हम थर्मस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती जा रही है, ठीक है। या नॉर्मल आपने एक क्लोज्ड वाटर बॉटल लिया, ठीक है, हॉट वाटर बॉटल है, दिस इज नॉट अ थर्मो फ्लास्क। तो क्या होगा, ग्रेजुअली एनर्जी लूज करता जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि गर्म से, मान लिया गर्म वाटर बॉटल है तो गर्म ठंडी हो जाएगी, बट द वाटर विल रिमेन इंटैक्ट। so matter has not been exchanged, right। उसके बाद हमारे पास आया क्लोज सिस्टम के बाद आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम्स neither matter nor energy with the surrounding, hence the name isolated, ठीक है। देखो बोथ ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग, ठीक है। आई थिंक ये देखा भी होगा, एंड वेरी सिंपल, राइट। लिविंग सेल्स आर ओपन सिस्टम्स, ठीक है, obviously because they are exchanging both matter and energy. We are also open systems, we are also exchanging matter and energy with the universe। Next important distinction है
सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एक बाउंड्री होती है। ये बाउंड्री डिटरमिन करेगी कि एनर्जी और मास ट्रांसफर हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और यही जो बाउंड्री है यही डिसाइड करेगी कि सिस्टम ओपन है, क्लोज्ड है या आइसोलेटेड है। ठीक है भाई, ये है फंडा। ठीक है, तो बाउंड्री इज गोइंग टू डिसाइड इट। अब कंसिडर अर्थ ओशन एज अ सिस्टम विद द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स बीइंग द सराउंडिंग। तो देखो, अगर ओशन को सिस्टम ले रहे हो तो देखो क्या क्या हो जाएगा। सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, एक तो हो जाएगा सॉलिड लिक्विड इंटरफेस बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। मेरे पास इसका एक डायग्राम था क्या? मे भी आई हैव द डायग्राम, स्ट्रेंज। मेरे को लगा था मेरे पास होगा। नहीं, प्रॉब्लम्स ही है मेरे पास। ओके, आई थिंक नहीं, मेरे को ध्यान तो आ रहा है मेरे पास एक अच्छा सा, ये मेरे पास एक वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैंने कर रखा है। एनीवेज, लेट्स गेट बैक। ठीक है, तो एक सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री होगी, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस हो गया कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर के बीच में, एंड द वाटर एयर इंटरफेस एट द ओशन सरफेस। ठीक है भाई, open beaker in which the system is the contents. Boundary surface is just inside the inner wall of the beaker and it passes across the open top of the beaker. ठीक है भाई, ओपन बीकर है, उसमें कंटेंट्स हैं, तो हम बाउंड्री सरफेस को क्या बोल रहे हैं? जस्ट इनसाइड द इनर वॉल ऑफ द बीकर एंड इट passes across the open top of the beaker। ठीक है, अभी थोड़ा सा देखो, अभी वॉल और बाउंड्री में डिस्टिंग्विश करेंगे तो समझ में आएंगे। In this case, energy can be exchanged freely between the system and surroundings through the side and bottom walls. And both matter and energy can be exchanged between the system and surroundings through the open top boundary, right? तो एनर्जी तो पूरी साइड से हो जाएगी और बॉटम वॉल से हो जाएगी, है ना, बीकर में, और टॉप वाले से मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है। The portion of the boundary formed by the beaker in the previous example is called a wall। ठीक है, walls can be rigid or movable and permeable or non-permeable। An example of a movable wall is the surface of a balloon. An example of a selective permeable wall is the fabric used in rain gear, which is permeable to water vapor but not liquid water. Next, the exchange of energy and matter across the boundary between system and surrounding is central to the concept of equilibrium। ठीक है भाई, मेन चीज ये है कि देखो जितने भी वॉल हैं वो बाउंड्रीज होंगे, बट ऑल बाउंड्रीज will not be walls। ये ध्यान रखना है। ठीक है, आई थिंक दे हैव मेंशनड इट आल्सो समवेयर, बट एनीवेज ठीक है। तो बाउंड्री और वॉल में ये डिस्टिंक्शन है, क्योंकि वॉल इज समथिंग व्हिच इज फिजिकल, अ बाउंड्री इज समथिंग व्हिच इज इमेजिनेटिव, व्हिच कैन बी इमेजिनरी आल्सो, राइट? नेक्स्ट, अब देखो, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स कैन बी इन इक्विलिब्रियम। हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे तो डिटेल में, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि सब चीजें रिलेटेड ही हैं यार। System and surrounding can be in equilibrium with respect to one or more of several different system variables, such as pressure, temperature, and concentration। Thermodynamic equilibrium का क्या मतलब है कि pressure, temperature, and
कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज नॉट चेंजिंग, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मतलब है इक्विलिब्रियम हमारे लिए इतना ही अभी के लिए, ठीक है, कि जहाँ पे जितने भी जो भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, दोज आर नॉट चेंजिंग ओवर टाइम, देन वी से दैट दिस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। Equilibrium is established with respect to a given variable only if that variable does not change with time and if it has the same value in all parts of the system and surroundings. For example, the interior of a soap bubble and the surrounding are in equilibrium with respect to pressure because the movable wall can reach a position where P on both sides of the wall is the same. Okay? And because P has the same value throughout the system and surroundings. ठीक है ना, तो है ना, वो balloon equilibrium पे आ गया basically soap bubble. तभी तो ना तो वो expand हो रहा है ना contract हो रहा है, right? Equilibrium with respect to concentration exists only if transport of all species across the boundary in both directions is possible, है ना। जब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों ही चीजें पॉसिबल होंगी तभी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन जो है ये इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है, राइट। क्योंकि तभी इसका मतलब क्योंकि एसेंशियली है ना मैटर का फ्लो होगा तभी हम कॉन्सेंट्रेशंस को फिक्स्ड रख पाएंगे, राइट। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। इफ द बाउंड्री इज अ मूवेबल वॉल दैट इज नॉट परमिएबल, ठीक है, अब हमारे पास एक ऐसी है बाउंड्री वॉल जो कि परमिएबल है, तो इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, राइट। क्योंकि जब मैटर पास ही नहीं हो पाएगा, राइट, तो कॉन्सेंट्रेशंस कैसे सेम बन पाएंगे, राइट। तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाएगा because N2 and O2 cannot diffuse through the idealized bubble. The system and surroundings are in equilibrium with respect to pressure but not to concentration, ठीक है। Equilibrium with respect to temperature is a special case that is discussed next. अब देखो, पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम को फिर से, और थर्मल इक्विलिब्रियम ही जो है थर्मोडायनेमिक्स में मेन चीज है। देखो इसमें क्या हुआ है, दो चीजें हैं, हम दो चीजें को डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि या तो वॉल्स एडियाबैटिक होंगे या वॉल्स डायथर्मल होंगे, ठीक है। तो दो सिस्टम है हमारे पास, पहले तो रिजिड वॉल्स के ये वाले, ठीक है। इन दोनों को हम डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आ गए, ठीक है, जैसे हम इस सेकंड स्टेज में, ठीक है। अब दो लिमिटिंग बिहेवियर जो है वो अगर करेंगे, अगर नाइदर ऑफ द प्रेशर चेंजेस, ठीक है, वी रेफर टू द वॉल्स एज बीइंग एडियाबैटिक। ये हम ये दो थे, हम इनको पास में लेके आए, और जब पास में लेके आए तो क्या बिहेवियर अब अकर कर रहा है कि जो इसका प्रेशर है ये वाला रीडिंग देखो ऊपर भी वही थी और नीचे भी वही है, और इसकी भी रीडिंग ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, ठीक है। सो दे आर इन सो इस टाइप की वॉल को हम बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल है। सिंस P1 is not equal to P2, the systems are not in thermal equilibrium and therefore they have different temperatures. Example of a system surrounded by adiabatic walls is coffee in styrofoam cup with a styrofoam lid. I think मेरे पास जो लेक्चर मैंने एक बनाया होगा उसमें है ये these diagrams. So experience shows that it is not possible to bring two systems enclosed by adiabatic walls into the thermal equilibrium by bringing them into contact because adiabatic walls insulate against the transfer of heat. फिर से यार मेरे पास दो स्टायरोफॉर्म के कप हैं स्टायरोफॉर्म लिड में, ठीक है, एक में मैंने ठंडा कोल्ड ड्रिंक डाल रखा है, ठीक है, और एक में वैसे करके। सो मतलब आइडियल स्टायरोफॉर्म में हम ये नहीं फील कर पाएंगे कि यार वो कप ठंडा है कि गर्म है, राइट। इट इज ओनली वन वंस वी आर टेस्टिंग द कंटेंट्स वी विल नो कि हाँ यार इसमें कोल्ड ड्रिंक है या इसमें हॉट कॉफी है, राइट।
ये है आइडियल स्टाइरोफॉर्म, ठीक है। तो अब जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो फिर से वही है, इस देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज, ठीक है। देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज, मतलब वो जो ठंडे वाला है वो ठंडा ही रहेगा, गर्म वाला जो गर्म ही रहेगा। या तो तुम ऐसे देख लो, थर्मो फ्लास्क है, एक में तुमने ठंडा पानी रख दिया, एक में तुमने गर्म भर के चाय रख दी। उन दोनों को अगर तू पास में लेके आएगा तो तेरे साथ ऐसा नहीं होगा कि देयर विल बी एनी हीट एक्सचेंज, राइट? दिस इज प्रीटी कॉमन, राइट? सेकेंड लिमिटिंग केस में क्या होता है, जब हम इन्हें पास में लेके आते हैं तो प्रेशर जो है चेंज हो गए हैं दोनों के ही। ये देखो, ये सी में ये जो बिहेवियर है, एंड लेट अस से दे हैव अचीव, मतलब इक्विलिब्रियम पे आ गए, ठीक है, दे हैव रीच्ड द सेम वैल्यू आफ्टर सम टाइम। इस यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि सिस्टम्स का दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है, T1 इक्वल टू T2 है, एंड वी से दैट दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए क्या है कि अगर मेरे पास एक रेफरेंस है Tr, Tr इज टी रेफरेंस, टेम्परेचर रेफरेंस। अब मैंने देखा कि बॉडी है के लिए टी ए इज इक्वल टू टी आर, बॉडी बी के लिए टी बी इज ऑल्सो इक्वल टू टी आर। टी बी इक्वल टू टी आर का ये मतलब हो गया कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब body A is also in equilibrium with that reference, in thermal equilibrium with the reference, body B is also in thermal equilibrium with the reference। तो यहां से हम ये कंक्लूड करते हैं कि A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज द zeroth law of thermodynamics, which is very simple, but this is the basis for thermometer, okay? zeroth law of thermo, जीरोथ इसलिए क्योंकि फर्स्ट सेकंड पहले आ गए थे, फिर बाद में लगा कि यार ये वाला लॉ पहले आना चाहिए, तो वन से पहले उन्होंने जीरो कर दिया। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये है टी आर, इसको वैसे बी मान लिया, इसको ए मान लिया, टी ए, टी रेफरेंस, टी बी। ये थर्मल कांटेक्ट में आ गए, तो ए और आर भी हैं, आर और बी भी हैं, तो यही ऊपर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। शौर्य, क्लियर है? आवाज नहीं आ रही, देखना तेरा माइक तो नहीं ऑफ है। हाँ सर। ठीक है, ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम ऐसे बोलते हैं कि if A is in thermal equilibrium with the reference R and B is in thermal equilibrium with the reference R, then A and B are in thermal equilibrium, ठीक है, ये हम बोलते हैं। So they are coming in contact with the यस यस यस, temperature. ऑब्वियसली, है ना? ठीक। तो ये है टू सिस्टम्स दैट आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वन अनदर। और अगर ये कांटेक्ट में नहीं भी है और हमें पता है कि ए और आर जो है दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मीनिंग देयर बाय कि दे हैव द सेम टेम्परेचर, और बी और आर भी अगर कांटेक्ट में नहीं है लेकिन हमें पता है कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मीनिंग दे हैव द सेम टेम्परेचर, देन फ्रॉम हियर आई कैन make a conclusion that A and B are also at the same temperature, right? जब ये कांटेक्ट में होके ऐसी सिचुएशन बनती है तब हम बोल देते हैं कि द वॉल्स आर डायाथर्मल, दैट इज दे कैन एक्सचेंज हीट, ओके। देख मेरे पास, मतलब मेजर में, मतलब मेरे पास नोन है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर 20 है, रेफरेंस के भी 20 है, उन दोनों का इक्वल है, आई मेजर इट विदाउट से ब्रिंगिंग देम इन कांटेक्ट बाय सेपरेट थिंग, और उसका दूसरे को मैं मेजर कर लेता हूँ, तब मैं वहां से ये कंक्लूड कर, बेसिकली मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, राइट? ठीक है।
नेक्स्ट मेन चीज यही है कि डायथर्मल वॉल जो है ये इक्विलिब्रियम में इसलिए आ पाए हैं बिकॉज डायथर्मल वॉल कंडक्ट हीट। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में ऑब्वियसली वी आर allowing them to come in contact, right? Zeroth law यही है, that are separately in thermal equilibrium with a third system are also in thermal equilibrium with one another. Zeroth law is due to the fact that it is ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड द आइडियल गैस लॉ, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हमें करने की जरूरत है क्योंकि हम यूज करेंगे पीवी इक्वल टू अल्फा टी। देखो सबसे पहले ये है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट सुनी हुई है ना? हाँ सर, पहले करवाया। है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। और ये भी पता है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये होता है अगर एक्स वाई कांस्टेंट है, तो अगर हम ऐसे करके रखते हैं जैसे प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो जो ग्राफ बनता है उसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं और वो ऐसे करके बनता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये बहुत बारी बहुत जगह पे यूज होएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। ठीक है, डेंसिटी की टर्म्स में पी इक्वल टू रो, ये पता है पी एम इक्वल टू रो आर टी, डेंसिटी का एक्सप्रेशन। नहीं सर। ओके, ये है इक्वेशन पीवी इक्वल टू एन आर टी, सिंपल ही है। नंबर ऑफ मोल्स को मैं कैसे लिख दूंगा, गिवन मास बाय मोलर मास, राइट, आर टी। और यहां से ले जाऊंगा पी एम इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आर टी, हो जाएगा पी एम इक्वल टू रो आर टी, रो इज द डेंसिटी, तो पी एम बाय आर टी, ये है एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी। रो इज डेंसिटी ऑफ गैस गैस एट टेम्परेचर टी, क्योंकि डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होएगा तो वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो डेंसिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। एक तो ये आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। देखो यहाँ पे इन्होंने रो मोलर कर दिया है, राइट, यानी मोलर मास इनका गायब है 1.13 में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये बोल दिया है ये जो इनकी डेंसिटी है दैट इज पर यूनिट मोलर मास उन्होंने कंसिडर करी है, इसलिए रो एम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं, let rho m is equal to rho by molar mass, density per unit molar mass, it implies rho m is equal to p upon rt। ठीक है, यही इन्होंने करा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल बी सिंपली P इक्वल टू एनआरटी से, PV इक्वल टू एनआरटी से मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इक्वल टू एनआरटी बाय वी, है ना? Yeah. इट इम्प्लाइज प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी। मेरे पास अगर मल्टीपल गैसेस हैं तो मैं कैसे करूंगा, सबका प्रेशर ऐड कर लूंगा, राइट। टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू समेशन पी आई, राइट, P1 प्लस P2 प्लस P3, पहली गैस की वजह से प्लस दूसरी गैस की वजह से प्लस तीसरी गैस की वजह से। पी आई यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है दैट इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। पार्शियल प्रेशर देखो, पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब हुआ कि हर एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय पी क्या हो जाएगा, एन आई आर टी बाई वी एट बाई समेशन एन आई टी, और इनको डिवाइड कर दूंगा तो ये मोल फ्रैक्शन बन जाएंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बता। Yes sir. ठीक है, तो यही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है जिसमें वो ऐसे करके बोलता है कि प्रेशर ड्यू टू एन इंडिविजुअल कंपोनेंट इज नथिंग बट टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू गैस आई,
एक्स आई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आई, पी क्या है, टोटल प्रेशर, राइट। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए यार, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। देखो अलग अलग जगहों पे हम अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है। ये आर की वैल्यूज हैं। ये तेरे को ध्यान होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, 1 लीटर इज सेम एज 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज सेम एज 1 लीटर, विच इज इक्वल टू दिस। और देख, अच्छा ये तो सिर्फ प्रेशर्स के लिए है, ये देखो ये ध्यान होना चाहिए, 1 atm इक्वल टू दिस मच। 1 bar इज 10 to the power 5 एग्जैक्टली। 1 torricelli इज सेम एज, मतलब 1 atm और mmHg जो है वो एक ही है, mmHg के बीच में नहीं रिलेशन दिया हुआ है उन्होंने। ये हो गया, 1 torricelli इज इक्वल टू 1 mmHg, मतलब ये दोनों सेम ही है। ठीक है। काफी सारे यूनिट्स हो गए, राइट। मेरे ख्याल से प्रेशर ये है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें इतने सारे यूनिट्स है और आपको सारे थोड़े से पता होने चाहिए। देख कौन कौन से पता थे तेरे को और कौन कौन से नहीं थे। मेडिसिन ले लेता हूँ। सर ये सब पता पता था, वो सब मैंने करवाया था इसलिए। रिलेशनशिप पता है ना। हम्म। ठीक है, रिलेशनशिप ध्यान में होना चाहिए। स्टार्टिंग आउट, ठीक है, इसको करना एक बारी, ट्राई करो, दवाई ले लो। हाँ, देखा भाई, टेक टाइम। बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट से ये फर्स्ट रिलेशन है, ये देखो समझ में आ गया। यस सर। यस ना। या। ओके ओके ठीक। तो फाइनल हम ऐसे निकाल लेंगे, राइट।
हाँ सर, देख लिया। ठीक है, पार्ट बी भी क्लियर है ना? या। ओके, नेक्स्ट ये, इसमें एक बार डाटा नोट कर ले या फोटो खींच ले। देख, ये आर की अलग अलग वैल्यूज हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। यूजुअली देख, जो हम थर्मो में हम यूज करते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसमें प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम हम लीटर्स में ले लेते हैं, एन तो मोल्स हैं, टेम्परेचर हमेशा हम केल्विन में ही लेंगे, और जो आर है वो यहाँ पे जो वैल्यू हम लेंगे वो ये लेंगे, ये वाली 0.0821 ही ले लेते हैं। ठीक है, वन, इसकी यूनिट है लीटर एटीएम केल्विन स्मॉल इनवर्स। ठीक है, आर के लिए देखो फर्स्ट, और ये जो मैंने टिक करे हैं ये वैल्यू मेनली हम केम में यूज करते हैं। बट अगर देखो बाकियों में प्रेशर वगैरह में रिलेशनशिप पता है, देन यू कैन इंटरचेंज, राइट? क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्योंकि हम एटीएम की बाकी, क्योंकि हर जगह देख केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स तो सेम ही है, राइट? तो द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग इज प्रेशर। तो हम प्रेशर को वेरी कर सकते हैं, और प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है दैट इज आल्सो वर्क डन का यूनिट भी है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखोगे और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रखोगे तो इनका प्रोडक्ट न्यूटन मीटर आएगा, जो कि जूल होता है, राइट? सो ये है। तो इसको करो, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट।
पे पहुंच गए स्कूल में? Sir, sir, they're doing first law. कूल कूल कूल। चेक कर लेना आंसर्स करके। थोड़ा सा ब्रीफ रियल गैसेस देख लेंगे। ये आइडल गैसेस हैं, बेसिकली आइडल गैसेस डू नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट आर इन हेड।
हाँ सर, आई गॉट इट। देखो रियल गैसेस हालांकि हमें जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट जब हम सेपरेटली गैसेस पढ़ेंगे। तो रियल गैसेस क्या है असली में? देखो, प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो आइडियल गैसेस, जैसा कि हमने डिस्कस करा, ऐसा नहीं है कि आइडियल गैसेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। और ये है सिचुएशन, और ये वाला हमने देख भी रखा है, राइट? ठीक है, ये रियल रियल गैस और आइडियल गैस में क्या है कि देर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। आइडियल गैस में ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना तो रिपल्सिव फोर्सेस है। तो यहाँ पे ये जो इन्होंने एक लाइन ड्रॉ करा हुआ है, ये वाला, ये जो लाइन है, ये यहाँ पे लिख रखा है आर ट्रांजिशन, राइट? तो ये जो लिखा है आर ट्रांजिशन, और इस लाइन की जो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख, जो पोटेंशियल है वो जीरो है, राइट? वी आर यहाँ पे मतलब वो जीरो हो गया, यानी ना अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना रिपल्सिव फोर्सेस हैं। बट जो रियल गैसेस होंगे उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों ही डोमिनेट करता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इसी वजह से हम गैसेस को लिक्विफाई कर पाते हैं, ठीक है, ना तो लिक्विड्स नहीं बना पाते हैं। और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रहे हैं, राइट, अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग, ठीक है। दिस इज मींस दे आर कमिंग डाउन टुगेदर, ठीक है, ये है। तो इसके लिए हम आइडियल गैस की बजाय वैंडर वाल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। एंड इसको थोड़ा कन्वीनियंटली हम लिख लेते हैं, तो एक तो ये फॉर्म है यार, इन्होंने ऐसे लिख रखा है, और हम ऐसे लिख सकते हैं P प्लस ए अपॉन बी मोलर स्क्वायर्ड, वी मोलर माइनस बी इक्वल टू आर टी। वी मोलर का क्या मतलब है? वॉल्यूम पर यूनिट मोल्स। तो ये वही इक्वेशन आ जाएगा जो ऊपर दे रखा है, ठीक है। ये थोड़ा हमें मतलब इजी पड़ता है देखने में, ठीक है।
डायमेंशंस ए और बी के पूछे जाते हैं फिजिक्स में, हो सकता है आप लोगों ने कैलकुलेट भी किए हो, ठीक है। तो ये है इक्वेशन, ठीक है। कई बार क्या है, देख, जब हम थर्मोडायनेमिक्स में ना वर्क कैलकुलेट करते हैं तो हम आइडियल गैसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो ऐसे इस रियल गैस के लिए भी हम वर्क डन कैलकुलेट करके देखेंगे, तो हमें ये इक्वेशन ऑफ स्टेट उस टाइम पे पता होना चाहिए, ठीक है। ये है, एंड आई थिंक मोर और लेस वी आर डन विद दिस। एक चाहो तो ये प्रॉब्लम कर लो, एग्जाम्पल प्रॉब्लम, फिर हम फर्स्ट लॉ पे आ जाए। रियल गैस इक्वेशन याद है ना, पहले पढ़ा होगा। हाँ, श्योर है। क्या सा? रियल गैस का इक्वेशन याद है ना, पता था।
but we didn't like use it much. We had just done like very basic in the beginning. ठीक है, एक बार कर लेना, इसको देख लेना यहाँ से। ठीक है, विल मूव टू दिस नाउ। उसका सॉल्यूशन है तेरे पास।
इसमें हम कवर करेंगे हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले देखो इंटरनल एनर्जी का क्या है फंडा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बेसिकली वी कंसिडर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज दैट आर देयर, राइट। ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने रोटेशनल मोशन कंसिडर कर लिया होगा, तो अब आपको पता होगा कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, राइट। जिसमें ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट, मूव एट द सेम स्पीड, है ना। और है ना, रोटेशनल मोशन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन किया होगा, राइट, हाँ सर। है ना। So again, there is translational energy of the molecules, then we have the potential energy of the constituents of the system, right? For example, consisting of a polarizable molecules will experience a change in potential energy as an electric field is applied to the system. Polarizable molecules, yeah, molecules which have a permanent dipole moment, right? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरैक्ट करेंगे। देन देयर इज द इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस एंड रोटेशन। तो ये ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, ये तो तीन तो मोड यही है, ठीक है। देन देयर इज आल्सो द इंटरनल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द form of chemical bonds that can be released through a chemical reaction, and then there is potential energy of interaction between molecules. So these are few तो नहीं है, पांच हैं तो many हो गए इंटरनल एनर्जी फॉर्म्स, ठीक है। अब तो इंटरनल एनर्जी को हम क्या करते हैं, यू सिंबल से डिनोट करते हैं, राइट। यू इज इंटरनल एनर्जी, एंड आई हैव यू टोटल, थोड़ा अच्छा यू नहीं बना, यू टोटल कितनी हो जाएगी, यू टोटल जो सिस्टम की है प्लस यू सराउंडिंग्स की, ठीक है। टोटल को हम यूजुअली ड्रॉप कर देते हैं, सो वी आर जस्ट लाइक यू इक्वल टू यू सिस्टम प्लस यू सराउंडिंग्स, ये है। It implies delta U, change in internal energy, is equal to change in internal energy of the system plus change in internal energy of the surroundings, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, राइट, उसमें जो टोटल इंटरनल एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ये बोलता है वो। तो U is a constant, it implies delta U is equal to 0. It implies, यानी ये मतलब हो गया सब, डेल यू सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल यू सराउंड। सो दिस इज फर्स्ट लॉ के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक ये फॉर्म है जो अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरनल एनर्जी यू ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो डेल्टा यू टोटल इक्वल टू, ये अभी हमने कर लिया, ठीक है, डेल्टा यू सिस्टम इक्वल टू माइनस डेल्टा यू सराउंडिंग्स। अब देखो हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये है, यहाँ से गेम शुरू होता है। हम इंटरनल एनर्जी को, दो हमारे पास तरीके हैं जिनसे हम चेंज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मेरे पास है हीट और एक मेरे पास है वर्क, ठीक है। तो आप इसे ऐसे सोच लो, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये है मनी, ये है जी पे, और ये है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो जीपे और क्रेडिट कार्ड, दे आर जस्ट
ways to change the amount of money which I have in my account. ठीक है, गूगल पे और जो क्रेडिट कार्ड है कैश कर देते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा लग रहा है, जीपे एंड सो दे आर जस्ट वे ऑफ चेंजिंग टू डिफरेंट वेज, है ना। मैं बैंक में जाता हूँ, कैश डिपॉजिट करता हूँ, कैश निकालता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस इफेक्ट हो रहा है, मनी इन माय अकाउंट, मनी इन माय अकाउंट। ठीक है, गूगल पे कर दिया, ये कर दिया, तो एसेंशियली क्या, तो कैश मैंने विड्रॉ करा या कैश की बजाय चेक कर देता हूँ यार, वो और भी बेटर है। तो चेक और गूगल पे जो है वो, दीज आर टू डिफरेंट मीन्स यूजिंग विच आई कैन चेंज माई अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस इन माई अकाउंट, राइट। हम ये अचानक से हम ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार ना तो जीपे इज मनी, ना तो चेक इज मनी, ठीक है। ना तो जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जीपे का कोई यूज नहीं रह जाता है, ठीक है। जैसे प्रोसेस मैंने मेरे को ट्रांसफर करना है, जैसे ट्रांसफर हो गया, हाँ ठीक है भाई, now that thing does not have any meaning, ठीक है। what has affected, what has meaning is money in my account. Similarly चेक का कोई यूज नहीं है, चेक मैंने तेरे को काट के दिया, तूने गया बैंक डिपॉजिट में, it is just a way, right? After, so what it is important for, it is important for is the money in my bank account. So similarly heat and work, they are just the way to change the internal energy of the system, ठीक है। एक तो ये है, अभी हम देखेंगे हीट और वर्क क्या क्या होते हैं। डेल्टा का मतलब है चेंज, हम बता रहे हैं, ठीक है। डेल्टा मींस वी आर डिनोटिंग अ चेंज। नेक्स्ट थिंग है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहे, प्रेशर जब कांस्टेंट रहता है तो आइसोबारिक, वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहता है तो आइसोकोरिक, टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो प्रोसेस को हम आइसोथर्मल बोलते हैं, ठीक है। ये इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है भाई, वर्क पहले, सबसे पहले हम वर्क को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है वर्क इज बीइंग डन, देखो इसमें क्या है, मैकेनिकल स्टॉप्स हैं। पहले तो ऊपर वाले इनिशियल सिस्टम को देखो, मैकेनिकल स्टॉप्स जैसे जैसे मैं हटाता जाऊंगा वो नीचे सिस्टम गिरता जाएगा, राइट। यही हुआ है, मैंने टॉप वाला ये जो मैकेनिकल स्टॉप है इसको निकाल लिया, तो ये जो है ये नीचे आके यहाँ पे अटक गया, ठीक है। तो हम वर्क को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये फाइनल, ये इनिशियल स्टेट थी ऊपर वाली, और ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। इनिशियल स्टेट में प्रेशर आई, पी आई, वी आई, मतलब प्रेशर इनिशियल, वॉल्यूम इनिशियल, और वो प्रेशर फाइनल, वॉल्यूम फाइनल। अब देखो वर्क क्या है, वर्क के काफी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला है कि वर्क इज ट्रांजिटोरी इन दैट इट ओनली अपेयर्स ड्यूरिंग अ चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। मतलब पल भर के लिए ये हो, ठीक है। इट विल ओनली अपेयर ड्यूरिंग अ चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ओनली एनर्जी एंड नॉट वर्क इज एसोसिएटेड विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या हुआ इस चीज का, मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं लिख सकते डब्ल्यू आई एंड डब्ल्यू एफ do not make any sense, do not make sense, neither does delta w or w final minus w initial, got it? Yes. ठीक है। नेक्स्ट चीज है द नेट अफेक्ट ऑफ वर्क, वर्क का क्या है काम, टू चेंज यू ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट लॉ, ठीक है। इफ द ओनली चेंज इन द सिस्टम रिजल्ट्स फ्रॉम अ फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस, वही जो फिजिक्स का डेफिनेशन है, देन वी से दैट वर्क हैज फ्लोड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। वर्क को हम फ्लो की तरह कंसिडर कर रहे हैं, हीट को भी हम फ्लो की तरह ही लेंगे, ठीक है। जब हम सिर्फ यही काम हो रहा है कि, ठीक है, कि एक फोर्स है विच इज एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस, तो हम बोलेंगे वर्क फ्लो कर रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है।
Work can usually be represented by a mass in the surrounding that has been raised or lowered in Earth's gravitational field. Quantity of work can be evaluated using the यही definition है, ठीक है, फिजिक्स में आपने देख रखा है, ठीक है, और साइन ऑफ द वर्क फॉर दिस इंटीग्रल, ठीक है। तो अब हम क्या बोलते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, पॉजिटिव है जब हम उसकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, ठीक है। It is common usage to say that if W is positive, work is done on the system by the surroundings. W is negative, work is done by the system on the surroundings. ठीक है। W पॉजिटिव तभी जब हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जब पैसा हमारा इंक्रीज हो रहा है डेल्टा यू, तो हम बोलेंगे वो पॉजिटिव है। सब कुछ डेल्टा यू के विद रिस्पेक्ट टू है, नहीं तो हम बोल देंगे नेगेटिव है। फोर्स है पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो फोर्स जो उस पर लग रहा है दैट इज, जो हम लगा रहे हैं वो माइनस पी एक्सटर्नल ए है, ठीक है। और जैसे मैंने इसे माइनस और, ठीक है, बेसिकली दे आर एक्टिंग एट अ 180 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया, एफ डॉट डी एक्स बाई कॉस पाई -1 हो गया, माइनस पी एक्स, तो ये आ गया मेरा वर्क का एक्सप्रेशन, यही है मेन एक्सप्रेशन वर्क। फिर मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, छोटा, ठीक है, एफ एंड डी एक्स अपोजिट डायरेक्शंस में है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वर्क डन आ गया, माइनस पी एक्सटर्नल। तो यही है, ये जो फाइनल है, पीवी वर्क ही हम कंसिडर करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की, ठीक है। तो प्रेशर, तो वर्क क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो पी है ये हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर है, ये ध्यान रखना, ठीक है, डीवी, ठीक है, फ्रॉम सम इनिशियल वॉल्यूम टू सम फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। और भी बहुत काइंड ऑफ वर्क है, अनदर इज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क, लेकिन हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे छोड़ रहे हैं। टोटल वर्क विल बी प्रेशर वॉल्यूम प्लस इलेक्ट्रिकल वर्क, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल वर्क को कंसिडर नहीं कर रहे हैं अपने थर्मो में। अगर आप थोड़ा सा हायर लेवल पे पढ़ते हो तो आप ये भी वर्क आता है, एंड देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्क। सी, देयर इज वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क इन विच वी आर गोइंग टू कंस्ट्रेन आवरसेल्फ, यही पढ़ेंगे हम, यही है। बट देन देयर इज स्ट्रेचिंग आल्सो, ठीक है, सरफेस एक्सपेंशन, सरफेस टेंशन की वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे क्लास 12 में, बट दैट इज द आइडिया, ठीक है। तो ये है। So again, to come back, so W is equal to, ये हमने किया माइनस पी एक्सटर्नल dV from some initial volume to some final volume if P external is constant, तो ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा P एक्सटर्नल dV VI VF, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर वर्क, क्लियर है, Yes. ठीक है, ए वाला कर ले।
है ना? तो हमें बार पास्कल में चेंज करना आना चाहिए। सर हो गया, पर वो कैन यू एक्सप्लेन द बी क्वेश्चन? नहीं नहीं, हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ ए ही करना था, बी तो करना ही नहीं है यार। बी फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, बी और सी भी आप। सी तो खैर अभी थोड़ा कर लिया होगा मे भी। नहीं, आपने बोला था वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं करने के लिए, मैंने डी कर लिया था। हाँ सॉरी, डी। हाँ, डी ये वाला है ना। ये स्प्रिंग वाला हो गया है अभी स्कूल में या नहीं? हाँ, स्प्रिंग सिखाया गया। स्प्रिंग सिखाया है नहीं? हाँ ठीक है यार, वही है, हमें सिर्फ यही करना था, है ना? नहीं ओके। करना कुछ, सिर्फ यही मतलब क्या है हमारे। अब देख, हीट में भी वही चीज होता है, देख, जो वर्क में, हीट इज ऑल्सो ट्रांजिटोरी। मतलब यही मतलब है कि हमारे पास ये क्यू आई कुछ नहीं होता है, क्यू एफ कुछ नहीं होता है, क्यू डेल्टा क्यू कुछ नहीं होता है, ये भी गलत है।
यानी क्यू एफ माइनस क्यू आई इज नॉनसेंस। ठीक है, ये मतलब है हीट इज ट्रांजिटोरी इन दैट इट ओनली अपेयर्स ड्यूरिंग अ चेंज इन द सिस्टम ऑफ द। तो इसीलिए अगर तू ध्यान से देखेंगे हम, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू जब हम बोल रहे हैं, तो डेल्टा वर्ड जो है वो सिर्फ हम इंटरनल एनर्जी के लिए ही यूज कर रहे हैं। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हम सिर्फ इंटरनल एनर्जी के लिए ही बोल पा रहे हैं, या यू आई हम सिर्फ अ, मतलब इंटरनल एनर्जी के लिए ही हम सिर्फ यू आई स्पेसिफाई कर पा रहे हैं, या यू एफ स्पेसिफाई कर रहे हैं। हीट और वर्क के लिए हम ये चीजें स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, सो हीट इज नॉट एसोसिएटेड विद इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम्स एंड सराउंडिंग। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या है हीट का, फिर से वही, टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रेज, Q इज पॉजिटिव, लोअर्ड Q इज नेगेटिव, है ना। अगर Q पॉजिटिव है तो हीट इज विड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब हीट हम ऐड कर रहे हैं उसमें, राइट, और डिपॉजिटेड इन द सिस्टम, राइट। इफ Q इज नेगेटिव तो हीट इज विड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम एंड डिपॉजिटेड इन द सराउंडिंग, है ना। Q नेगेटिव है मतलब चेक नेगेटिव है, तो यानी पैसा निकल रहा है बैंक से, ठीक है। वैसे करके भी आप सोच सकते हो, ठीक है। एंड इट्स वेरी सिंपल कन्वेंशन, फिर से वही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने हो गया, अब हम थोड़ा वर्क के ऊपर आएंगे, ठीक है। इसको तो हम थोड़ा अभी, ये इसमें वही है, साइन कन्वेंशन को लेके चीजें चल रही हैं, ठीक है। ये भी नहीं चाहिए हमें। थोड़ा सा हीट कैपेसिटी के लिए आते हैं। हीट कैपेसिटी देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं। हीट कैपेसिटी हम डिफाइन करते हैं, देखो इसके भी बहुत सारे डेफिनेशन है, ठीक है। हीट कैपेसिटी के भी मैंने एक पेज ऐड कर देता हूँ। तो देखो हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, Q बाय डेल्टा टी। पहले तो हम ऐसे करके सिंपल से डिफाइन करते हैं, फिर हम कैलकुलस पे चले जाएंगे। हाँ। तो देखो इसके हम डेफिनेशंस कैसे लिखेंगे, अगर मैं डेल्टा टी को 1 कर दूं, तो मैं ये बोल दूंगा कि हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज सिंपली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, usually raise T final minus T near to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 degree 1 Kelvin, right? So can you repeat this part again? देख, हमें डेफिनेशन बता करनी है श्योर है, ठीक है इसकी। तो अगर मैं डेल्टा टी को 1 कर दूंगा तो इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इफ डेल्टा टी इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज सी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। Hmm. तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 केल्विन। Okay, so that's what delta T equal to 1 defines. हाँ, डेल्टा टी इक्वल टू 1 हमने करा है, और डेफिनेशन हीट कैपेसिटी की दे रहे हैं, है ना। Okay. इफ डेल्टा टी इक्वल टू 1 इट इम्प्लाइज सी इक्वल टू के क्यू। तो इसका क्या मतलब हो गया, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज सिंपली द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम, और हीट, है ना, टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, राइट। Okay, yes, sir. ठीक है, अब देखो बहुत सारे हीट कैपेसिटीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अलग अलग, देखो वैसे मोलर हीट कैपेसिटी है, तो यहाँ पे मोल भी आ गए, पर यूनिट मोल। तो फिर से वही है, इफ n इक्वल टू 1 एंड डेल्टा t इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज cm इक्वल टू q। तो अब मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या बोल देंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसे पूरे सेंटेंस को, मोलर हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, है ना। Yes, sir. ठीक है, ये कर रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उस केस में हम ऐसे बोल देंगे, ऐसे एन डेल्टा टी, फिर से वही है, एन और 1 तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रेज द टेम्परेचर। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हीट कैपेसिटीज, तो मेन डेफिनेशन यही है ऊपर वाली, सी इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी। सी मोलर, ठीक है,
सी, ये ये भी हम यूज करेंगे, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, बट आएंगे उन पे फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इन्होंने ना डी क्यू यूज करा हुआ है, देखो, लेकिन ये नहीं है, डी क्यू नहीं है, ये डी को ऐसे काट रखा है। इसका मतलब है कि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। मतलब इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है कि यहाँ पे क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट अ चेंज। समझ रहा है? Yeah. ओके, दिस इज समथिंग विच वी कॉल इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। मतलब हमें इसे किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इसे इंटीग्रेट कर पाए। मेन चीज ये है कि ये कटा हुआ है, इट इज नॉट द नॉर्मल डी क्यू, यानी क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल जैसे हमने बात करी है अभी अभी, वो डिफाइंड नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसलिए आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो, फर्स्ट बॉक्स तक ही, ठीक है। इट इज अ मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। फिर से हम देखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होंगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास डिपेंडेंट है, ठीक है। इंटेंसिव जो कि नहीं, ठीक है। यूनिट्स भी यहाँ से आगे जूल पर केल्विन से, ठीक है। ऑफ्टन द मोलर हीट कैपेसिटी इज यूज्ड इन कैलकुलेशन, इट इज एन इंटेंसिव क्वांटिटी। इंटेंसिव क्वांटिटी मतलब क्योंकि पर मोल हो गया तो फिर इट इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द अमाउंट, राइट। चाहे मैं 2 kg सब्सटेंस लूं, उसकी भी मोलर हीट उतनी होगी, राइट। या जैसे मैं 20 ग्राम H2 लूं तो उसका मोलर मास भी वही होगा, या 30 ग्राम लूं तो उसका मोलर मास भी वही होगा, बिकॉज इट इज ग्राम पर मोल, राइट। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक है। अब हम आते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है। Molecules can take up energy by moving faster, by rotating in three-dimensional plane, by periodic oscillations of the atom, ठीक है, and by electronic excitations। देखो, ये है सिचुएशन। तो एनर्जी लेवल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। आप ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के गैप्स दे रखे हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी के गैप दे रखे हैं, रोटेशनल एनर्जी के गैप दे रखे हैं, ठीक है। और ट्रांसलेशन के लिए गैप्स दे रखे हैं। तो गैप छोटे होते चले गए। तो पहले एनर्जी दोगे तो मॉलिक्यूल ट्रांसलेट करने लगेंगे, थोड़ी और ऊपर एनर्जी दोगे माइक्रोवेव में जैसे अपन देते हैं, तो फिर वो रोटेट करने लगते हैं, पोलर वाले। फिर थोड़ी और एनर्जी दोगे तो वाइब्रेट करेंगे, और फिर और ज्यादा एनर्जी दोगे तब वो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जो है स्टार्ट होगी, राइट। ठीक है, ये है। ओके, ये तो अपना ही पेज है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ स्पेस देखो, स्पेसिंग दे रखी है यहाँ पे, राइट। आप देख सकते हो कि ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही कम एनर्जी है, फिर रोटेशन के लिए बढ़ गई है, फिर वाइब्रेशन के लिए बढ़ी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक के लिए इंक्रीज हुई है, राइट। डाउन द जा रहे हैं तो, ठीक है, ये क्लियर हुआ देखो, Yes, sir. ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वाइब्रेशन, इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रोटेशन, इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ तक हमें ये करके, ये थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेने, बाद में भी करेंगे। द हीट कैपेसिटी CV molar for a gas at temperature T not much lower than 300 Kelvin is R by 2 for each translation and rotational degree of freedom, where R is the ideal gas constant। मैं एक लिस्ट भी बना दूंगा अभी, ठीक है। तो बेसिकली अगर 300 केल्विन से नीचे है टेम्परेचर, तो हर एक हर एक एक्सिस से हमें R/2 मिलता है, ठीक है। तो टोटल 3R/2 हो जाता है, ठीक है। ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो हर एक ट्रांसलेशन से और रोटेशन में 2 ही हो सकते हैं, तो टोटल 5 हो गए, ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल्स हैव एन एडिशनल 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है।
and 3n minus 5 vibrational degrees of freedom where n is the number of atoms in the molecules. जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एंड 3n माइनस 6 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, ये है, अलग अलग के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो एकदम सिंपलेस्ट केस है, लीनियर है, उसके लिए तो बहुत ही सीधा ही केस हो गया। ठीक है, तो लीनियर के लिए अपने पास 3 ट्रांसलेशनल हो गए और 2 रोटेशन के एक्सेस हो गए और 3n-5 वाइब्रेशनल डिग्री हो गए। नॉन लीनियर के लिए क्या है, 3 ट्रांसलेशन है, 3 ही रोटेशन के हैं और 3n-6 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ये ध्यान में रखना है बेसिकली। मोनोएटॉमिक एसिड है, उनके पास तो सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है, राइट? Yeah. राइट, क्यों, रोटेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम उन्हें स्फेयर नहीं मानते हैं। ठीक है, रोटेशन का तभी मतलब यहाँ पे स्टार्ट होता है जब ऐसे करके हो गया लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे CO2 हो गया। ठीक है, इस टाइप से तब हम रोटेशन को कंसिडर करते हैं अबाउट दिस एक्सिस और अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तब हम मानते हैं। n इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन लीनियर के लिए हमारे पास क्या है, 3 3 है और वाइब्रेशनल कितने हैं, 3n-6 है। तो देखो, हीलियम has only 3 translational degrees of freedom and all electronic transitions are of high energy compared to Kt। तो यानी CV मोलर कितना हो गया, सिर्फ 3r/2 ही है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये 3r/2 ये कांस्टेंट है। CO इज अ लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसमें क्या है, अपने पास 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो सर ये वो क्या हो गया, 5r/2 हो गया। एक जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, अगर इसमें देखोगे आप कैलकुलेट करके, ठीक है, 3n-5 है, तो 3 × 2 - 5 हो जाएगा। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तभी कंट्रीब्यूट करती है जब 200 से ऊपर वो केल्विन से टेम्परेचर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये CO2 के पास 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिसमें कुछ ही कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो, ये मैं इतना इसलिए डिटेल में थोड़ा सा कर रहा हूँ, इसमें आईटी में एक बार क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, हालांकि ये बहुत ही सिंपल था उन्होंने जो पूछा था, हमें इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बट स्टिल। तो मेन चीज ये है कि हमारे पास ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है। वाइब्रेशनल जो है वो तभी एक्टिवेट होना शुरू होती है जब काफी हाई टेम्परेचर होता है। मेन चीज हमें ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, रोटेशनल 300 केल्विन पे एक्टिवेट हो जाता है, ये है बस मेन मुद्दा, ये है यहाँ पे। डिटेलिंग तो बहुत सारी है। सर वो मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि एलन ऑनलाइन क्लास है अभी। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके ओके, चलो बाय।